जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। तो राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों अपन ने मोस्टली जो मुख्य राजा हुए थे स्टार्ट के 3-4 उनको देख लिया था, जैसे बप्पा रावल है, जेतर सिंह है, रतन सिंह है, अल्हट है, इन सबको अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया। और उसके जो बाद के जो राजा हुए, शासक हुए क्रमशः, उनको अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कौन कौन से उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए स्थापत्य कला के क्षेत्र में या फिर अपने शासन के संबंध में, उनको अपन याद रखने की कोशिश करेंगे। और कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, उन सबको अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे और सीखेंगे और याद करके जाएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास से संबंधित दूसरा वीडियो है, तो देखते रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि अपन ने प्रारंभिक 4 शासकों को देख लिया था, और उसके बाद जो अपना 5वां शासक है दोस्तों हमीर देव। तो अपन ने लास्ट वीडियो में दोस्तों ये देखा था कि जो गुहिल, ये जो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल शासक हैं, उनका इतिहास पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था तो रावल उपाधि ग्रहण करने वाला अंतिम शासक था दोस्तों वो रतन सिंह था। और रतन सिंह के बाद में रावल उपाधि वो समाप्त हो गई थी, और उसके बाद में जो राजा हमीर देव थे ये राणा लगाने लगे गए थे। तो हमीर देव या फिर इसके बाद के जो शासक आएंगे दोस्तों मेवाड़ के गुहिल वंश के, वो अपने नाम के आगे राणा लगाएंगे। और इससे पहले के जो शासक थे वो रावल लगाते थे दोस्तों। तो अब हमीर देव ने क्या अपना योगदान दिया उसके बारे में अपन देखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो हमीर देव का जो शासनकाल है वो 1226 से 1264 तक माना जाता है। आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, नहीं भी याद रखो तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब दोस्तों इसके गांव का नाम था, हमीर देव के गांव का नाम था सिसोदा। सिसोदा इनके गांव का नाम था, जो वर्तमान में राजसमंद में है। और बनवीर सोनारा को हराकर चित्तौड़ पे कब्जा किया था। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट वीडियो में देखा था कि रतन सिंह के बाद में एक सोनारा बनते हैं और उसके बाद में बनवीर सोनारा शासन करते हैं। तो बनवीर सोनारा को हराया था हमीर देव ने, और उसके बाद में इन्होंने चित्तौड़ पे कब्जा किया था। वापस चित्तौड़ है वो हमीर देव के कब्जे में आ चुका था। तो इनका गांव का नाम सिसोदा राजसमंद, और बनवीर सोनारा से इन्होंने चित्तौड़ प्राप्त किया था दोस्तों जीतकर। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। सिसोदा जो दोस्तों गांव था, तो सिसोदा गांव है, तो इसी गांव के नाम के आधार पर मेवाड़ के गुहिल वंश में एक शाखा बनी दोस्तों, सिसोदिया शाखा। तो याद रखना है, जो सिसोदिया जो शाखा बनी थी दोस्तों मेवाड़ के गुहिल वंश की, वो किसके नाम के आधार पर बनी थी? सिसोदा जो गाँव है, जो हमीर देव का जो गांव था सिसोदा, उसी के आधार पर सिसोदिया शाखा बनी थी। और अगला अगर अपन देखना चाहें दोस्तों, तो राणा उपाधि को प्रयोग करने वाला प्रथम शासक था। जैसे कि मैंने बताया, इससे पहले जो भी गुहिल वंश के शासक हुए वो रावल लगाते थे, और राणा उपाधि प्राप्त करने वाला ये प्रथम शासक था। और मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि दोस्तों इसने वापस जो चित्तौड़ है वो ये सोनगर्रा बनवीर थे इनसे जीत लिया था, इसीलिए इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। और एक और चीज़ अपन यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों, बरवाड़ी मंदिर, जिसको वर्तमान में अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? एक चीज़ याद रखिए, कहाँ स्थित है ये मंदिर? बरवाड़ी मंदिर या अन्नपूर्णा माता का मंदिर दोस्तों ये चित्तौड़ में स्थित है दोस्तों। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात दोस्तों, ये जो बरवाड़ी मंदिर है या जो बरवाड़ी माता का मंदिर है या फिर अन्नपूर्णा माता जिसको आप कह सकते हो, ये है मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी है दोस्तों। तो इसको याद रखना है, मेवाड़ के गुहिलों की इष्ट देवी कौन सी है? बरवाड़ी माता या फिर अन्नपूर्णा माता। और दोस्तों ये कुलदेवी, मेवाड़ के गुहिल वंश की कुलदेवी कौन है दोस्तों? तो यहाँ से इष्ट देवी तो अपन ने याद किया कौन है दोस्तों, बरवाड़ी माता या फिर अन्नपूर्णा माता। और कुलदेवी दोस्तों कौन है? कुलदेवी है दोस्तों बाण माता। जो 2 वर्ड है दोस्तों, ये एक इष्ट देवी और एक कुलदेवी, ये दोनों वर्ड बार बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। इष्ट देवी है दोस्तों ये अपनी बरवाड़ी माता या फिर अन्नपूर्णा माता जिसको आप कह सकते हो, और जो कुलदेवी है दोस्तों मेवाड़ के गुहिलों की वो बाण माता है। अब ये इष्ट देवी और कुलदेवी क्या होता है? ज़्यादातर स्टूडेंट इनको एक ही समझते हैं, लेकिन एक नहीं है दोस्तों, समझिएगा।
इष्ट देवी दोस्तों एक अलग चीज है, कुल देवी अलग चीज है। कुल देवी मतलब दोस्तों जो भी कोई वंश होता है उसके पूरे कुल की एक ही देवी होती है, उसको कुल देवी होती है। और इष्ट देवी दोस्तों एक कुल की अलग अलग शाखाएं होती है, तो उनकी अलग अलग इष्ट देवियां हो सकती हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये अपन समझ लेते हैं एक बार, कुल देवी क्या होती है दोस्तों। एक कुल की एक ही होती है, मतलब जो कोई भी कुल या वंश है उसकी एक ही देवी होती है कुल देवी। और इष्ट देवी दोस्तों जो होती है वो कुल की शाखाओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कुल की जितनी शाखाएं होंगी तो उनकी अलग अलग इष्ट देवियां हो सकती हैं दोस्तों। तो ये कुल देवी और इष्ट देवी को अपन ने समझा। अब दोस्तों हमीर देव एक बार अपन रिकॉल करते हैं। हमीर देव के जो महत्वपूर्ण क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 गांव, एक चीज दोस्तों, इनके गांव का नाम याद रखिएगा सिसोदा। और इनके गांव के आधार पर ही सिसोदिया वंश की शुरुआत हुई थी गुहिलों के मेवाड़ में। ठीक है, तो यहाँ से दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। गांव के नाम पे आधार पर सिसोदिया वंश की शुरुआत हुई थी, दोनों पॉइंट क्लियर। उसके बाद दोस्तों राणा उपाधित करने वाला प्रथम शासक इजीओ अपन याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही राणा लगना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने चित्तौड़ को वापस बनवीर सोनगर्रा से जीत लिया था। एक पॉइंट इसको ये मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, ये याद रखेंगे। और ये जो इनकी इष्ट देवी है बरवाड़ी माता या फिर अन्नपूर्णा माता जिसको आप कह सकते हैं ये, और जो इनकी कुल देवी है वो बाण माता। इष्ट देवी बरवाड़ी माता, कुल देवी बाण माता। तो यहाँ से 2 पॉइंट ये याद रखेंगे, 2 पॉइंट ये याद रखेंगे। इस प्रकार से अपन ने हमीर देव को याद किया दोस्तों। आगे अपन देखते हैं दोस्तों उपाधियां। हमीर देव को कुछ दोस्तों उपाधियां मिली, वो कौन कौन सी उपाधियां उनको भी थोड़ा याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। विषम घाटी पंचानन, हमीर देव को दोस्तों विषम घाटी पंचानन कहा गया। किसमें कहा गया? कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो लेख है दोस्तों, इसमें इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है दोस्तों। तो याद रखना विषम घाटी पंचानन किसको कहा गया है? हमीर देव को। और किस लेख में बताया गया दोस्तों? ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया है। क्योंकि दोस्तों ये अगर मैं आपको नहीं बताता कि हमें ये खाली ये बता के छोड़ देता तो विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है, तो हमीर देव को। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता है कि विषम घाटी पंचानन हमीर देव को किस लेख में बताया गया है, या फिर हमीर घाटी पंचानन से संबंधित है, आगे ABC करके डाल देगा तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति आपका राइट आंसर होगा। तो कोई भी चीज़ है दोस्तों उसके बारे में अपने को कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। तो उसी नॉलेज को आधार मान के दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ, और आप देखते रहिएगा पूरा वीडियो, आराम से ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, विषम घाटी पंचानन इसको कहा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, और वीर राजा इसको कहा गया दोस्तों। कुंभा की एक पुस्तक है रसिक प्रिया, पूछा जाता है दोस्तों रसिक प्रिया किसकी पुस्तक है, तो वो राणा कुंभा की पुस्तक है। और इसमें है वीर राजा किसको कहा गया है दोस्तों? वीर राजा वो हमीर देव को कहा गया है। अब दोस्तों रसिक प्रिया जो पुस्तक है ये किस पर आधारित है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो जयदेव की पुस्तक थी दोस्तों गीत गोविंद। ये जो नेशनल लेवल्स के एग्जाम है दोस्तों उनमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गीत गोविंद किसकी रचना है। गीत गोविंद है दोस्तों जयदेव की रचना है, तो इसको याद रखिएगा। रसिक प्रिया है जो दोस्तों कुंभा की जो पुस्तक है, जो बुक्स है, वो किस पर आधारित है? जयदेव की गीत गोविंद पर आधारित है। जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, तो उसके ऊपर आधार है, उसको आधार बना के ये रसिक प्रिया लिखी गई है। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। विषम घाटी पंचानन किसमें उल्लेख मिलता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। वीर राजा है वो किस बुक में उल्लेख मिलता है? रसिक प्रिया बुक में उल्लेख मिलता है। किसकी पुस्तक है? कुंभा की पुस्तक है। और रसिक प्रिया वो किसको आधार मान के लिखी गई है? वो गीत गोविंद को आधार मान के लिखी गई है। गीत गोविंद वो जयदेव की पुस्तक है दोस्तों। तो यहाँ से अपन इन दोनों फैक्ट्स को याद रख सकते हैं एक टॉपिक बना के, और ये पूछे जाते हैं दोस्तों, इन दोनों को ही याद रखना। और ये रसिक प्रिया पुस्तक और ये गीत गोविंद पुस्तक भी पूछी जाती है। किसकी है? गीत गोविंद जयदेव की है, रसिक प्रिया है वो कुंभा की है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से अपन ने हमीर देव को कंप्लीट किया दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं राणा लाखा। राणा लाखा को समझते हैं दोस्तों। राणा लाखा का दोस्तों एक और नाम लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है, इसको याद रखना, इसको लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है राणा लाखा को। अब राणा लाखा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट अपन याद रखेंगे दोस्तों। एक तो जावर उदयपुर के अंदर दोस्तों चांदी निकलना शुरू हुआ। तो कई बार पूछा जाता है कि किसके समय में मेवाड़ में चांदी निकलना शुरू हुआ था, तो राणा लाखा के समय निकलना शुरू हुआ था। और कहाँ शुरू हुई थी? जावर उदयपुर के अंदर ये चांदी निकलना शुरू हुआ। एक फैक्ट याद रखेंगे। दूसरा, इसके समय बंजारे ने पिछोला झील बनवाई थी। एक बंजारे ने दोस्तों इसके समय उदयपुर के अंदर पिछोला झील है, तो इसका निर्माण भी एक बंजारे ने करवाया था।
और झील के निकट नटनी का चबूतरा, ये पूछा जाता है दोस्तों बहुत एग्जाम में कि नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है। पिछोला झील के किनारे स्थित है और पिछोला झील दोस्तों उदयपुर में है। कुंभाहाड़ा बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। एक और अपन छोटा सा फैक्ट ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, हाई लेवल्स के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुंभाहाड़ा जो थे वो किसकी रक्षा करते हुए मारा गया। ये बूंदी जो अपना दोस्तों, ये बूंदी जो जिला है इसकी रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा मारा गया था। और ये था कौन दोस्तों कुंभाहाड़ा? कुंभाहाड़ा दोस्तों हाड़ी रानी का भाई था। और ये हाड़ी रानी कौन थी? हाड़ी रानी दोस्तों ये राणा लाखा की पत्नी थी। मतलब कुल मिला के अपन कह सकते हैं कुंभाहाड़ा है ये राणा लाखा का साला था। तो ये बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। तो यहाँ से अपन दोस्तों इन चारों इफेक्ट्स को एक साथ याद रखेंगे। राणा लाखा के समय क्या क्या हुआ? एक तो जावर में चांदी निकलना शुरू हुई, नंबर 1 बात। उसके बाद एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया है। राणा लाखा के समय पिछोला झील के किनारे एक नटनी का चबूतरा है और ये हाड़ा है, ये मारा गया था बूंदी की रक्षा करते हुए, कुंभाहाड़ा जिसको आप बोलते हो। और ये दोस्तों है ये राणा लाखा का साला था और राणा लाखा या फिर इसको बोल सकते हैं राणा लाखा की पत्नी का भाई था। तो यहाँ से अपन ने राणा लाखा देखा दोस्तों। अब इससे आगे देखते हैं दोस्तों, इधर आइएगा। अब देखते हैं दोस्तों, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कोई अपन रिटन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं पीसीएस लेवल या फिर यूपीएससी वगैरह की, तो उसको अपन एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये हुआ था। और अगर आप एक छोटे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो भी आप समझ के किसी चीज़ को याद रखिएगा, आप लंबे समय के लिए याद रख पाओगे। मैं इस प्रकार के डायग्राम या चित्र इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप लंबे समय के लिए याद रख सको। तो आइए दोस्तों समझिएगा। मेवाड़ के दोस्तों शासक थे राणा लाखा। जैसा अपन ने पढ़ा मेवाड़ के शासक थे इधर राणा लाखा। तो मेवाड़ के शासक है दोस्तों राणा लाखा और इनके बेटा थे दोस्तों चुंडा। ठीक है दोस्तों, इनके बेटे दोस्तों राणा चुंडा थे। अब दोस्तों इसी समय मारवाड़ की स्थिति देखते हैं। मारवाड़ में उस समय दोस्तों राजा थे चुंडा, वहाँ पे भी राजा चुंडा थे। तो चुंडा, ये मारवाड़ के जो चुंडा थे इसके दोस्तों एक लड़का था, बेटा था। बेटा का नाम था दोस्तों रणमल और एक पुत्री थी, उसका नाम था हंसाबाई। तो पुत्र का नाम रणमल और पुत्री का नाम हंसाबाई। ये किस चुंडा के थे? मारवाड़ के जो चुंडा राजा थे उसके पुत्र और पुत्री थी दोस्तों। और जो लाखा के जो बेटा था उसका नाम भी चुंडा था दोस्तों। तो यहाँ से जो मारवाड़ के राजा चुंडा जी थे, इन्होंने एक विवाह का प्रस्ताव भेजा। ये जो राजा थे चुंडा जी, इनके पास विवाह का प्रस्ताव भेजा कि चुंडा जी आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। तो हुआ दोस्तों ये, चुंडा ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, मानने से मना कर दिया कि मैं आपकी पुत्री से शादी नहीं करूंगा। और जो ये राजा की पुत्री थी हंसा देवी, इसका विवाह इसने अपने पिताजी से राणा लाखा से करवा दिया। तो विवाह का प्रस्ताव आया था चुंडा के लिए और उसने शादी करवा दी इसके पिताजी से। तो आप समझिएगा, यही बात इसमें बताई गई है कि चुंडा ने स्वयं विवाह न करके अपने पिता से विवाह करवा दिया। इसके जो प्रस्ताव थी, पुत्री थी हंसाबाई का, वह इसने अपने पिताजी राणा लाखा से करवा दिया दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों वो देखिएगा। क्योंकि चुंडा ने अपनी शादी न करके अपने पिता की शादी करवाई, तो इसने एक बहुत बड़ा करते किया था। तो पढ़िएगा आप, चुंडा ने प्रतिज्ञा ली हंसाबाई के पुत्रों को मेवाड़ का राजा बनाएगा। इसके साथ ही जो चुंडा जो शासक थे मेवाड़ वाले, इन्होंने एक प्रतिज्ञा भी ली कि जो भी यहाँ से जो हंसाबाई की जो भी संतान होगी, उसके पुत्र होंगे, वो राजा खुद ना बन के उनके जो पुत्र हों उनको वो राजा बनाएगा, हंसाबाई के पुत्रों को राजा बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी कारण इसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतनी ये बड़ी प्रतिज्ञा ली कि खुद राजा ना बन के हंसाबाई के पुत्रों को राजा बनाएगा मेवाड़ का, इसीलिए इसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। तो पूछा जाता है दोस्तों, मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? चुंडा को कहा जाता है। राणा चुंडा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि ये खुद स्वयं शासक ना बन के जो हंसाबाई है इनके पुत्रों को राजा बनाएंगे, इसीलिए इसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है दोस्तों। ये जो डायग्राम है दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, आपको एक पूरी कहानी, एक कहानी के रूप में आपको याद रह सके कि कौन थे चुंडा जी, कौन थे लाखा जी जो इनके पिता हैं, किस प्रकार इन्होंने खुद की शादी का प्रस्ताव ठोकर अपने पिता की शादी करवाई थी। तो जो याद रखने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको वो स्पेशली बता रहा हूँ। ये याद रखना है, मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? चुंडा जी को कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक दोस्तों, मेवाड़ का उद्धारक अपने पहले ही देख लिया,
हमीर देव को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ जीता था। और मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्णकाल किसके समय में, मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्णकाल किसको कहा जाता है? जैतर सिंह के शासनकाल, जो अपन ने कल के वीडियो में अपन ने देखा था। तो इन तीनों ही चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट हैं, पूछे जाते हैं। मेवाड़ का भीष्म चुंडा, मेवाड़ का उद्धारक हमीर देव और मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल हो जैतर सिंह के शासनकाल को माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने राणा लाखा और जो चुंडा थे मेवाड़ के, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखा। अब अपन देखेंगे दोस्तों राणा मोक्कल। जैसा कि यहाँ से राणा चुंडा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हंसा देवी के पुत्रों को ही राजा बनाएंगे। तो ये जो पुत्र है दोस्तों, ये जो राणा मोक्कल है, ये हंसा देवी का ही पुत्र है और इसको चुंडा ने इसको राजा बना दिया था। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। राणा मोक्कल का शासनकाल 1421 से 1433 तक इसका शासनकाल माना जाता है और ये हंसाबाई का पुत्र था। तो अब इसने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान इसके, अपन उनको याद करेंगे दोस्तों। तो चुंडा ने इसका राज तिलक किया। जो मेवाड़ के, इस चुंडा की बात नहीं हो रही दोस्तों, ये मेवाड़ के जो चुंडा है इसकी बात हो रही है कि मेवाड़ के राणा चुंडा ने राज तिलक किया। किसका? राजा मोक्कल का राज तिलक किया। जैसे कि इन्होंने प्रतिज्ञा ली ऊपर कि मैं इसके पुत्रों को ही राजा बनाऊंगा, तो चुंडा ने इसका राज तिलक किया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन याद करेंगे त्याग के बदले विशेषाधिकार मिले। मतलब जो इतना बड़ा त्याग किया था कि खुद गद्दी का पद छोड़ के, मेवाड़ की गद्दी का पद छोड़ के इसने हंसाबाई के पुत्रों को राजा बनाया। तो इसीलिए ये जो त्याग किया था, इसके बदले इसको कुछ विशेषाधिकार दिए गए। तो वो विशेषाधिकार कौन से, वो याद रखिएगा दोस्तों। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 ठिकाने चुंडा को मिले, जिनमें सलुम्बर शामिल था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। कि जो पूछा जाता है दोस्तों कि जो सलुम्बर जो है वो मेवाड़ का ठिकाना है, वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था दोस्तों राणा चुंडा था। क्योंकि ये जो 16 जो ठिकाने थे दोस्तों, 16 में से 4 ठिकाने मिले थे चुंडा को और उनमें से एक ठिकाना सलुम्बर था, जो वर्तमान में उदयपुर में है। तो याद रखना दोस्तों, जो सलुम्बर है उसके ऊपर जो शासन करने का जो अधिकार है वो राणा चुंडा को मिला था। तो यहाँ से अपन एक पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, सलुम्बर के सामंत द्वारा मेवाड़ के राजा का राज तिलक किया गया। जो ये सलुम्बर मिला था दोस्तों राणा चुंडा को, इसके एक सामंत थे, तो उसके द्वारा ही मेवाड़ के जो राजा थे राणा मोक्कल, इनका राज तिलक है वो दोस्तों इसी सामंत के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट, सलुम्बर सामंत को मेवाड़ का सेनापति बनाया, वह हरावल का नेतृत्व सौंपा गया। मतलब जो सलुम्बर है दोस्तों, उसका जो सामंत था, जो इसने वो राज तिलक किया था राजा का, इसी को दोस्तों है वो सेनापति बनाया मेवाड़ का और वह हरावल का नेतृत्व सौंपा गया। ये दोस्तों हरावल क्या होता है? हरावल दोस्तों वो होता है, उस समय कोई भी सेनापति उसको 8-10 भागों में बांट दिया जाता था दोस्तों। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, अग्रिम भाग, पश्चिम भाग, मध्य भाग, जो और उनका एक सेनापति बना दिया जाता था। तो वो अपने अपने जो भाग बनाए दिए जाते थे, उसका नेतृत्व करते और अपनी सेना को आगे बढ़ाते और विजय प्राप्त करते थे। तो जो ये हरावल था दोस्तों, हरावल का नेतृत्व सौंपा गया। हरावल दोस्तों जो सेना का जो अग्रिम भाग होता है, ये जिसको आप आगे का हिस्सा बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हरावल। तो उसका नेतृत्व किसको दिया गया दोस्तों? उसका नेतृत्व सलुम्बर के सामंत को दिया गया, जिसने इसका राणा मोक्कल का राज तिलक किया था। तो यहाँ से एक चीज अपन ये याद रखेंगे कि जो सलुम्बर है, इसका जो शासक कौन बना था दोस्तों? चुंडा बना था। और ये इसको 16 ठिकानों में से 4 ठिकाने मिले थे, उसी में एक सलुम्बर शामिल था। एक नंबर बात, तिलक किया था दोस्तों सलुम्बर ने मेवाड़ के शासक का, याद रख सकते हो आप। और सलुम्बर के जो सामंत है, उसी को जो हरावल का नेतृत्व मिला था और वही सेनापति बना था। इसको आप याद कर सकते हो। और दोस्तों अब अपन देखते हैं दोस्तों हरावल। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हरावल क्या होता है दोस्तों? सेना की पहली टुकड़ी जो युद्ध करती है, मतलब सेना की वो टुकड़ी जो सामने से युद्ध करती है, फ्रंट की जो टुकड़ी बोल सकते हो आप, उसको बोलते हैं हरावल। एक दोस्तों आता है चंदावल। चंदावल दोस्तों क्या होता है? सेना की अंतिम टुकड़ी, मतलब एक तो आगे की और एक लास्ट की, तो जो अंतिम टुकड़ी है उसको बोलते हैं दोस्तों चंदावल। तो हरावल सामने की और चंदावल लास्ट की दोस्तों। इसके बाद 1-2 पॉइंट्स और याद रख सकते हैं दोस्तों। मेवाड़ के शासक की अनुपस्थिति में सलुम्बर सामंत शासन देखेगा। कुल मिला के दोस्तों आप यहाँ से एक चीज याद रखिएगा
कि जो एक सलुम्बर का जो सामंत था इसको काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि इसने मेवाड़ के राजा था उसका राज तिलक किया, तो इसको एक तो हरावल का नेतृत्व मिल गया, एक इसको सेनापति बना दिया गया। तो याद रख सकते हैं सलुम्बर को क्या क्या मिला, एक तो इसको हरावल का नेतृत्व सौंपा गया, एक इसको सेनापति भी बना दिया गया, और एक इसको अगर ये मेवाड़ का शासक प्रेजेंट नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो इसको ये मेवाड़ के जो राजा है उसके स्थान पर शासन की देख रेख करेगा। तो ये 2-3 चीज़ें इसको दी गई थी सलुम्बर के सामंत को, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला अपन देखते हैं दोस्तों, मेवाड़ के सभी कागजात पर राजा के साथ सलुम्बर के सामंत के भी हस्ताक्षर होंगे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि वहाँ के जो भी कागजात थे, राजकाज के जो कागजात होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनके ऊपर राजा के साथ साथ वो सलुम्बर का जो सामंत है इसके भी हस्ताक्षर होते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, क्योंकि नॉर्मली दोस्तों को जो भी राजकाज से संबंधित जो भी कागजात होते हैं उनके ऊपर राजा के ही सिग्नेचर होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस सामंत को इतना अधिकार दे दिया गया सलुम्बर के सामंत को कि कागजों के ऊपर भी इसके साइन होते थे राजा के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपन इन 2-3 बातों को याद रख सकते हैं। और अपन एक और पॉइंट देखें दोस्तों, प्रारंभ में चुंडा मोकल का संरक्षक था, परंतु हंसाबाई के अविश्वास के कारण वह मालवा के राजा होशंग शाह के पास चला गया। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जो मेवाड़ के जो चुंडा थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हंसाबाई के पुत्रों को सम्राट बनाएंगे। तो उन्होंने जैसे यहाँ पे राणा मोकल को शासक बना दिया था, तो राणा मोकल की वो उम्र है दोस्तों वो कम थी, तो प्रारंभ में जो मेवाड़ के चुंडा थे वो उसका संरक्षक थे, लेकिन बाद में हंसाबाई के अविश्वास के कारण है उन्होंने जो संरक्षण जो करने का जो पद है वो छोड़ दिया, और वो मालवा के जो शासक थे दोस्तों होशंग शाह के पास चले गए। तो वो संरक्षण क्यों छोड़ा दोस्तों? हंसाबाई के अविश्वास के कारण वो संरक्षक का पद उन्होंने छोड़ दिया था। अब दोस्तों जैसे ही ये तो चले गए, चुंडा जी तो मोकल को छोड़ के चले गए, इसका संरक्षण छोड़ के चले गए, तो कोई ना कोई तो उसका संरक्षक बनेगा ही। कौन बनेगा दोस्तों? अब जो तो रणमल था दोस्तों, रणमल मोकल का संरक्षक बना। अब ये रणमल कौन है? ये रणमल दोस्तों यही है जो चुंडा के, मारवाड़ के जो चुंडा के एक पुत्री थी हंसाबाई और एक पुत्र था रणमल। कुल मिला के बोल सकते हो जो हंसाबाई का जो भाई था दोस्तों, हंसाबाई का जो भाई था वही है वो मोकल का संरक्षक बन गया। ये रणमल है वो मोकल का संरक्षक बन गया। और मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर की 4 दीवारी बनाई। आप याद रखना चाहो तो इसको याद रख सकते हो। एकलिंग जी का जो मंदिर है दोस्तों, ये बनाया किसने था? बनाया तो दोस्तों बप्पा रावल ने था। और इसके 4 दीवारी किसने बनाई दोस्तों? 4 दीवारी वो मोकल, राणा मोकल ने बनाई। और ये जो पॉइंट है दोस्तों इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ के समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। चित्तौड़ के अंदर जो दोस्तों एक मंदिर है समिदेश्वर मंदिर, जिसको शिव मंदिर भी कहा जाता है। चित्तौड़ के समिदेश्वर मंदिर या शिव मंदिर का पुनर्निर्माण, दोबारा से निर्माण किसने करवाया दोस्तों? मोकल ने करवाया था। अब दोस्तों पुनर्निर्माण तो दोस्तों मोकल ने करवाया। इस जो मंदिर है समिदेश्वर, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसके निर्माता हैं वो दोस्तों भोज परमार है वो इसके निर्माता हैं। तो और दोस्तों एक और चीज़ अपन यहाँ से नाम याद रख सकते हैं, जो समिदेश्वर मंदिर है दोस्तों या फिर शिव मंदिर जिसको बोलते हैं, इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? त्रिभुवन नारायण मंदिर इसका पुराना नाम था। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। समिदेश्वर मंदिर है दोस्तों, इनका पुनर्निर्माण किसने करवाया? मोकल ने करवाया। इसके वास्तविक निर्माता कौन है? इसके वास्तविक निर्माता भोज परमार है। और इस जो मंदिर है इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका। अगला चीज दोस्तों, 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा राजसमंद, जगह का नाम याद रखिएगा दोस्तों। 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा राजसमंद मोकल को सेनापति चाचा मैया पवार ने मार दिया। तो मोकल की जो हत्या कर दी दोस्तों उसके एक सेनापति ने, जिसको नाम से पुकारा जाता है चाचा महपा पवार है, इसी ने इसकी हत्या कर दी थी 1433 ईस्वी में। इसी प्रकार मोकल की जो शासनकाल है वो समाप्त हो जाता है और इसके बाद में दूसरे राजा वो शासक बनते हैं। तो उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, कौन कौन से शासक बनते हैं और उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया। तो यहाँ से अपन ने ओवरऑल जो भी राजा हमीर थे, राणा लाखा थे और
राणा मोक्कल हैं दोस्तों, जो ये तीन ही शासक हैं, इन तीनों को ही याद किया, किस प्रकार से इन्होंने कार्य किए, कौन से मंदिर बनवाए इन्होंने और किस प्रकार से इनका शासन व्यवस्था चली। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे अपन ने इनको समझा और याद किया। अगर एक बार में दोस्तों ये राजस्थान का इतिहास है, एक बार में इजी वे में याद नहीं होता है, तो आप इसको वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा। मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को पढ़िएगा, किसी भी चीज़ के नोट्स बनेगा, आप कोचिंग से पढ़ रहे हो या कोई दूसरी बुक से पढ़ रहे हो या इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हो या कोई और चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो, आप अपने नोट्स खुद बनाइएगा। जो आप लिखने की जो प्रक्रिया है वो आप खुद कीजिएगा। एक वीडियो मात्र देखने से आपका भला नहीं होगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से भी आपका भला नहीं होगा, या फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्स अगर आप परचेज करोगे उससे भी आपका भला नहीं होगा। आपका भला होगा दोस्तों, आप खुद अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, लिखोगे और उसको याद करोगे। नोट्स बनाने का जो फॉर्मेट है दोस्तों, वो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि नोट्स बनाने का जो तरीका आपका शॉर्ट होना चाहिए दोस्तों। जितने शॉर्ट्स आप नोट्स बनाओगे, आपका माइंड उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा, आपका दिमाग को सोचने के लिए उतने ही मजबूर होना पड़ेगा और आपकी जो माइंड कैपेसिटी, याद करने की क्षमता है, उससे वो डेवलप होगी। तो इस चीज़ को याद रखना। नोट्स दोस्तों किसी को दिखाने के लिए अपने को नहीं बनाने हैं, नोट्स आपको अपनी सफलता के लिए बनाने हैं, न कि अब सुंदर सुंदर सजा के लिखो। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों, एक हमीर देव राणा था, मैं इसी को सजा के पूरे बोर्ड के ऊपर सजा के सुंदर सुंदर लिख देता और एक 5 या 7 मिनट का वीडियो बना के आपको अपलोड कर देता, आपको अच्छा लगता। लेकिन दोस्तों वो 5-7 मिनट में मैं खाली आपको एक हमीर देव के बारे में बता देता। हो सकता है इसमें कुछ एक वर्ड आपको ज़्यादा छोटे हैं, समझ में नहीं आएंगे, आप थोड़ा जूम करके देख लेना, या फिर आप मैं जो बोलता हूँ तब सुन के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मेरा इसको सजाने का या सुंदर लिखने का मकसद नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ से आपको वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, आपको रिवीजन करने में उतनी ही आसानी होगी और आपका माइंड उससे डेवलप होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। नोट्स बनाने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किसी को समझाने के लिए नहीं बनाने दोस्तों, आपको खुद को समझने के लिए बनाने हैं वो। तो देखिएगा दोस्तों, बने रहिएगा अपने चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जैसे ही दोस्तों अपना ये मेवाड़ का गोहिल वंश का इतिहास समाप्त होता है, उसके बाद दोस्तों अपन एक ऑब्जेक्टिव सेशंस लाऊंगा मैं मेवाड़ के गोहिल वंश का। जितने भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जैसे और चैनल से डेली बताते हैं, वैसे मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा। लेकिन पहले एक बार अपन इनको डिटेल से समझेंगे और उसके बाद अपन वो बनाएंगे, ताकि आपको मज़ा आएगा बनाने में और आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से अपन किसी भी चीज़ को ईजी बना के पढ़ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।